शक्ति बंधन अधिनियम पारित नहीं होने के खिलाफ अब विपक्षी दलों के खिलाफ अब भोपाल की सड़कों पर बीजेपी महिला शक्ति यहाँ पर पैदल मार्च निकाल रही है। ये देखिए तस्वीरें भोपाल की। यहाँ पर खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेराल समेत जो भी सरकार के मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और खास बात है कि महिला शक्ति का ये पैदल मार्च जो बीजेपी का देखने को मिल रहा है, ये यहाँ से पैदल चलते हुए इसी का विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से विपक्षी दलों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षी दलों ने जो है इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम को बिल को पेश नहीं होने दिया और इसको गिराने में भूमिका निभाई, इसलिए यहाँ पर देखेंगे आप तो बड़ी संख्या में जो महिला है वो पदाधिकारी भी मौजूद हैं। बीजेपी की सांसद और बीजेपी की मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। हजारों की संख्या में आप देखेंगे पैदल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरह का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ से पैदल मार्च निकालते हुए महिला शक्ति बीजेपी की खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ यहाँ से पैदल मार्च करते हुए इसका विरोध जता रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। महिला आरक्षण पर विपक्षी दल के रवैये के विरोध में आज जयपुर में महिला जन आक्रोश यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित तमाम महिला कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भाग लिया। यहाँ पर आप देखिए इनके हाथों में तिरंगा झंडा भी है, साथ ही हाथों में महिला अधिकार पर वार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, इस तरह की तख्तियां भी लिखी है। इन लोगों की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि मोदी जी महिलाओं को यानी कि आधी आबादी को उनका हक देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने इसका विरोध किया और इस बिल को ही अटका दिया, ये उसी का नतीजा है कि यह बिल आज विधान संसद में पारित नहीं हो पाया। उससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज इस महिला जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करते हुए साफ कहा कि उनकी सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार भी महिलाओं के विकास के लिए कितना कुछ कर रही है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। जदयू विधानमंडल की आज बैठक हुई। बैठक एक अन्य मार्ग में की गई जहां जदयू के सभी विधायक और विधान परिषद के सदस्य मौजूद थे। इस बैठक में सभी बड़े नेताओं ने सबसे पहले अपनी बात रखी और उसके बाद बारी आई विधानमंडल का नेता चुनने का। तो सभी विधायक और विधान परिषद के जो सदस्य थे उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकृत किया है कि वो विधानमंडल का नेता जिसे चुनेंगे उसे आम सहमति बन जाएगी। दूसरी सबसे खास बात इस बैठक में यह हुआ कि नीतीश कुमार ने कहा कि अगले 15 दिनों के अंदर वह फिर से पूरे बिहार यानी राज्य के भ्रमण पर निकलेंगे। साथ ही इस बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि हम बिहार को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, ज्यादा समय मैं बिहार में ही रहूंगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। महिला आरक्षण पर विशेष सत्र के बहाने उत्तर प्रदेश में सियासी घेराबंदी की कोशिशें शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल को बुलाए गए विधानमंडल के विशेष सत्र को महिला आरक्षण के मुद्दे पर योगी सरकार की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कैबिनेट ने 22 सर्कुलेशन के जरिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेज दिया गया है। इस विशेष सत्र का मुख्य उद्देश्य महिला आरक्षण बिल के समर्थन के साथ ही विपक्षी दलों के रुख को मुद्दा बनाकर उन्हें राजनीतिक रूप से घेरना है। इसके अलावा सत्र में विपक्ष के रवैये को लेकर निंदा प्रस्ताव लाने की चर्चा भी इस बात का संकेत है कि विशेष सत्र सिर्फ विधायी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर गहरी चोट करने की एक कोशिश भी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 28 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महिलाओं के साथ संवाद स्थापित करेंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। कांग्रेस ने एक बार फिर भारत सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि विदेश मंत्री जिस पाकिस्तान को दलाल देश कहते थे, वही पाकिस्तान आज ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, ऐसी खबर है। जयराम रमेश ने कहा कि 12 अप्रैल को इन वार्ताओं के पहले दौर के पूरा होने के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब और कतर से $6 अरब उधार लिए। यह पूरी तरह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी की क्षेत्रीय और वैश्विक कूटनीति के सार और शैली तथा नैरेटिव प्रबंधन पाकिस्तान को अलग थलग करने में विफल रहे हैं, जबकि उसे एक बिल्कुल नई छवि मिल गई है जो नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा हासिल स्थिति से उलट है। यह भी पीएम मोदी की विदेश नीति के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। भारत को अपनी कूटनीतिक रणनीति और तौर तरीकों में व्यापक बदलाव की जरूरत है, जिसके लिए पीएम मोदी बिल्कुल भी सक्षम नहीं है।
रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। महिला आरक्षण पर आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को जो है सवालों के कटघरे में खड़ा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 17 अप्रैल देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला था, लेकिन महिला आरक्षण पर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने वीटो लगाकर इसे काले दिन में बदल दिया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी जो है जमकर निशाने पर लिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर झूठ बोलने का ओलंपिक आयोजित किया जाए तो राहुल गांधी के सिवाय दूसरा कोई भी मेडल नहीं जीत सकता है। वहीं उन्होंने प्रियंका गांधी को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रियंका गांधी संसद में नहीं है। जब साल 2023 में महिला आरक्षण विधेयक जो है संसद में पारित हुआ तब प्रियंका गांधी नहीं थी। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। महाराष्ट्र के नासिक की एक मल्टीनेशनल कंपनी में महिला कर्मचारियों के साथ यौन शोषण और जबरन धर्मांतर का मामला अभी सुर्खियों में था कि इस बीच राज्य के एक और बड़े शहर नागपुर से भी कुछ इस तरीके का मामला सामने आया है। आरोप है कि एनजीओ में युवतियों के साथ कुछ इसी तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि एनजीओ की आड़ में महिलाओं पर दबाव बनाया जा रहा था, उनके पहनावे से लेकर धार्मिक आचरण तक में दखल दिया जा रहा था, साथ ही उनका यौन शोषण भी किया जा रहा था। इस मामले में एनजीओ संचालक फाजिल काजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िताओं ने पुलिस में अपना बयान दिया है और आरोप लगाया है कि उन पर जबरन धार्मिक रीति अपनाने और इस्लामिक कपड़े पहनने का दबाव बनाया जाता था। पीड़िता की शिकायत के आधार पर मनकापुर पुलिस स्टेशन ने संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 23 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इस मामले की जांच लोकल पुलिस स्टेशन के साथ साथ महाराष्ट्र एटीएस भी कर रही है। एनजीओ को फंड कहां से आते थे, उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता था, ये एंगल भी जांच के दायरे में आ चुका है। कैमरा पर्सन अंतु बर्मन के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24, मुंबई। तपती गर्मी के बीच महाराष्ट्र के पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा के कई जिलों में 22 अप्रैल तक आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट है। इस बीच कई जिलों में तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। इस बीच कुछ जगहों पर बारिश की खबर है, जैसे सोलापुर, अमरावती, इसके अलावा बुल्ढाना, इन जगहों पर बारिश हुई है। इस बारिश के कारण फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश के कारण जो खड़ी फसल थी उनका तो नुकसान हुआ ही है। कुछ फसलों की जो कटाई हो गई थी और उनको खेत से उठाया नहीं गया था, उनका भी नुकसान हुआ है। इस बीच जो तापमान बढ़ा है उसको लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया है। सरकार ने कहा है कि हीट वेव से बचने के लिए 12 बजे से 4 बजे के बीच अगर कोई बहुत आवश्यक न हो तो न निकलें। साथ ही सरकार इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि बेमौसम बारिश के कारण किसानों का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि सोलापुर में भी बारिश के कारण फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है। ग्रामांचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। भारी भीड़, भगदड़ और लाठीचार्ज के बाद किसी युद्ध के मैदान में तब्दील हुए सूरत के उधना रेलवे स्टेशन के बाद आज जागा रेलवे का तंत्र। स्टेशन पर मुआयना करने के लिए पहुंचे रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी। छुट्टियों में वतन जाने के लिए कल स्टेशन के बाहर यात्रियों की 5 किलोमीटर लंबी कतारें नजर आई थी। 16 घंटे से ज्यादा वक्त से ट्रेन के लिए खड़े यात्रियों की भीड़ ट्रेन आते ही इतनी बेकाबू हो गई कि यात्रियों ने बैरिकेड्स तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। भगदड़ जैसे हालात बनते देख पुलिस ने मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। इस अवस्था ने प्रशासन और रेलवे के मैनेजमेंट पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। कल के इस भारी हंगामे और लाठीचार्ज के बाद आज प्रशासन हरकत में आया। आज सुबह ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मुआयना करने पहुंचे। अधिकारी उस संवेदनशील पॉइंट का निरीक्षण कर रहे हैं जहाँ कल सबसे ज्यादा अफरा तफरी मची थी। कोशिश यही है कि दोबारा इस तरह की हरकत ना हो। लेकिन यहाँ बता दें कि सूरत रेलवे स्टेशन पर हर बार, चाहे वो छठ की पूजा हो या छुट्टियों का मौसम हो, इसी तरह से यात्रियों की भीड़ होती है। यहाँ तक कि यात्रियों की मौत भी हो चुकी है। उसके बावजूद रेलवे कोई सुधार नहीं ला रहा। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना उज्बेकिस्तान की सेना के साथ एक बड़ा युद्ध अभ्यास कर रही है। अब इसके युद्ध को देखते हुए भारतीय सेना खुद को तैयार कर रही है।
आपको बता दें कि एक्सरसाइज वेस्टलिंग 2026 भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण गुरुसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया नामकरण उज्बेकिस्तान में चल रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त योजना, सामरिक अभ्यास, विशेष हथियार कौशल और गैर कानूनी सशस्त्र समूहों के खिलाफ विशेष अभियानों पर ध्यान देने के साथ अर्ध पहाड़ी इलाकों में अंतर संचालिता और संयुक्त परिचालन क्षमता को बढ़ाना है। अभ्यास के दौरान दोनों टुकड़ियों के सैनिकों ने सामरिक तालमेल परिचालन को मजबूत करने के लिए क्षेत्र का परिचय, रणनीतिक तकनीकों और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान, पिस्तौल फायरिंग, रिफ्लेक्शन शूटिंग, आरपीजी फायरिंग, संघी लड़ाई का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि इस युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना की तरफ से आत्मनिर्भर भारत से बड़े तमाम आर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। भविष्य की युद्ध को देखते हुए भारतीय सेना अपनी नीति और रणनीति पर विशेष जोर दे रही है। पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। हम इस समय कश्मीर घाटी में श्रीनगर के एक प्रमुख पब्लिक ट्रांसपोर्ट अड्डे पर मौजूद है और यहाँ आप देख सकते हैं गेट पर ताला जड़ा हुआ है। पूरी तरह से जो पूरा ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अड्डा है वो बंद है और कश्मीर घाटी में जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यार्ड्स अड्डे हैं उन पर आज इसी प्रकार से ताला जड़ा हुआ है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट द्वारा यहाँ पर आज चक्का जाम किया गया है और ये सरकार द्वारा जो कश्मीर घाटी के अंदर स्मार्ट सिटी बसेस चलाई जा रही है उसका विरोध करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट द्वारा ये चक्का जाम आज किया गया है पूरी कश्मीर घाटी में। यहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले हैं इनका कहना है कि जो सरकार की तरफ से स्मार्ट सिटी बसेस चलाई जा रही है विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में, श्रीनगर में, उसके चलते इन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है और इनका कारोबार जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। इसके चलते इन्होंने सरकार से डिमांड की थी कि और स्मार्ट सिटी बसेस को कश्मीर घाटी के अंदर ना लाया जाए, जिसके चलते इनका कहना है कि सरकार की तरफ से इन्हें आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब सरकार की तरफ से जो घोषणा की गई है कि दोबारा से 200 के करीब और स्मार्ट सिटी बसेस को घाटी के अंदर सड़कों पर उतारा जाएगा। उसके चलते ये चक्का जाम आज इनके द्वारा किया जा रहा है और कश्मीर यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए जो आज परीक्षा केंद्रों तक इस चक्का जाम के चलते नहीं पहुंच पा रहे हैं उन्हें दोबारा से परीक्षा लेने का ऐलान किया गया है। लेकिन फिलहाल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सरकार के बीच में इस मामले को लेकर तनातनी है वो फिलहाल बढ़ती ही नजर आ रही है। कैमरामैन रशीद के साथ आशुतोष श्रीनगर, न्यूज़ 24। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 2 पैन कार्ड मामले में सजा के खिलाफ दायर की गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। रामपुर के चर्चित 2 पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा के खिलाफ दायर अपील पर सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल बीती 6 अप्रैल को रामपुर के सेशन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आज 20 अप्रैल की तारीख फैसले के लिए निर्धारित की थी। 2 पैन कार्ड मामले में 17 नवंबर 2025 को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार का जुर्माना लगाया था। सजा के खिलाफ आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने सेशन कोर्ट में अपील की थी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने साल 2019 में इस मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। पंजाब के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अब रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल जिस तरह से पंजाब के कर्मचारी और पेंशनर हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट में काफ़ी लंबी चौड़ी सुनवाई भी हुई थी और इस सुनवाई के बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ द्वारा ऑर्डर पास कर दिया गया था कि पंजाब के जो पेंशनर हैं या फिर पंजाब के कर्मचारी हैं उनको डीए और उनके बकाए का तुरंत भुगतान भी कर दिया जाए और इसके लिए जो डेडलाइन दी गई है वो 30 जून 2026 तक दी गई कि इससे पहले जो कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनका भुगतान भी कर दिया जाए। वहीं पर क्योंकि जो रकम बन रही है वो लगभग 16,000 करोड़ रुपया कर्मचारियों के भुगतान की बन रही है। बेशक पंजाब सरकार द्वारा भी हाई कोर्ट में अपना तर्क दिया गया था कि इस समय पंजाब की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और वहीं पर अब पंजाब की राजनीतिक पार्टियों ने भी डिमांड शुरू कर दी है, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। सभी के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों को उनका बनता हक दे, यदि नहीं देती तो वो कर्मचारियों के साथ मिलकर संघर्ष की रूपरेखा तय कर देंगे। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के रामनगर में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में 21 लोगों की जान चली गई है, 61 लोग जख्मी हुए हैं और जो जख्मी हैं उनमें ज्यादातर की हालत बेहद ज्यादा नाजुक बनी हुई है। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देखिए ये वही बस है जो हादसे का शिकार हुई है। बस के परखच्चे उठ चुके हैं। इस बस में करीब 82 जो यात्री थे वो सवार थे। अगर 50 की इसकी कैपेसिटी थी, अगर इसमें 80 से ज्यादा यात्री सवार थे तो जाहिर तौर पर ओवरलोडिंग भी हादसे की वजह हो सकती है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है और आप तस्वीरों में देखिए बस जो है इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा इसकी हालत क्या है। और आप सोचिए जो यात्री इस बस में सवार थे इस समय की स्थिति वहां पर क्या होगी। तीखे मोड़ भी हादसे का कारण हो सकता है। आप तस्वीरों में देखिए वहां से बस जो है रामनगर से उधमपुर की ओर आ रही थी, वो तीखा मोड़ बीच में आता है, उसी मोड़ से बस जो है वो नीचे आ जाती है और यही सबसे बड़ी हादसा जो है वो होता है। आप तस्वीरों में देखिए, एक बार दोबारा वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस की हालत आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर उस समय की स्थिति क्या होगी। बेहद दर्दनाक जो है और हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। हादसे में 21 लोगों की जान चली जाती है, 61 लोग जो हैं वो जख्मी हो जाते हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 उधमपुर रामनगर।